अच्छा बच्चों, अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं आपको बोल क्या रहा हूं इसके ऊपर फोकस करना। फोकस करोगे तो समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। बेटा, अपना जीएसटी का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, और आप ये मान के चलिए ये जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब आप ये मानो इससे पेपर में क्वेश्चन तो पुटअप होना ही होना है। अब सवाल ये उठता है इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये याद रखो, इस चैप्टर के अंदर मेन दो ही सेक्शन है। और हम एक्ट कौन सा पढ़ते हैं, तो पहले तो ये याद रखो, हम हमेशा पहले तो ये समझो कि सीजीएसटी एक्ट 2017 पढ़ते हैं। और इस चैप्टर में सीजीएसटी एक्ट 2017 का सबसे पहला सेक्शन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सेक्शन पढ़ने वाले हैं 9। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सेक्शन 9 सीजीएसटी एक्ट का चार्जिंग सेक्शन है। ये बताता है कि जीएसटी की लायबिलिटी किसकी आएगी, जीएसटी पेबल किसके द्वारा होगा, जीएसटी पे कौन करेगा। तो सबसे पहले सेक्शन 9 क्या बोलता है, देखो सबसे पहले सेक्शन 9 ये बोलता है कि अगर सीजीएसटी लेवी होगा तो सीजीएसटी लेवी होगा इंट्रा स्टेट सप्लाई पे। आप सब जानते हैं आप सब जानते हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आप सब जानते हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों इक्वल रेट से लेवी होते हैं। दोनों इक्वल रेट से लेवी होते हैं अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, समझना, और अगर क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई है, तो ये याद रखना, इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर हमेशा क्या लेवी होता है, इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर हमेशा बेटा आईजीएसटी लेवी होता है। और आईजीएसटी की जो रेट है वो आप सब जानते हैं। आईजीएसटी की जो रेट है वो आप सब जानते हैं कि कंबाइंड रेट होती है। किसकी कंबाइंड रेट होती है, सीजीएसटी और एसजीएसटी की। पहली चीज तो ये। दूसरा दूसरा जीएसटी पे कौन करेगा। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज होता है। इन्होंने कहा जीएसटी इज कलेक्टेड एंड पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन से क्या मतलब है, टैक्सेबल पर्सन से मतलब है बेटा सप्लायर। नॉर्मली समझो फॉरवर्ड चार्ज होता है। नॉर्मली समझो फॉरवर्ड चार्ज होता है, और क्योंकि नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज होता है तो नॉर्मली जो जीएसटी देने की लाइबिलिटी भी आती है, नॉर्मली जो जीएसटी देने की लाइबिलिटी भी आती है वो सप्लायर की आती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है। क्या चीज हमको ध्यान रखनी है बेटा, सर जो एल्कोहलिक लिकर है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वो आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी है। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगता। अपने को ध्यान रखना है, एल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी नहीं लगता। उसके अलावा भी इन्होंने अब की बार दो तीन आइटम इसमें और ऐड किए। इन्होंने कहा अनडीनेचर्ड, अनडीनेचर्ड, इन्होंने क्या बोला वर्ड समझना, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल अगर कुछ है तो अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये भी क्या है, लिकर बनाने की काम आती है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और रेक्टिफाइड स्पिरिट ये भी ध्यान रखना आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी है, और इनके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पेशली एमसीक्यू के लिए, कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो लिकर है अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल है और रेक्टिफाइड स्पिरिट है, ये भी आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी और इस पे जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। अच्छा, ये अपन ने सेक्शन 15 में पढ़ा है कि जीएसटी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगता है। अच्छा, जीएसटी की मैक्सिमम रेट याद रखिए। देखो जीएसटी की रेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, बस मैक्सिमम रेट याद रखिए। सीजीएसटी की मैक्सिमम रेट 20% हो सकती है। अब सीजीएसटी की मैक्सिमम रेट 20% हो सकती है तो ये तो इम्प्लाइड हो गया। जब सीजीएसटी की मैक्सिमम रेट 20% होगी तो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का डबल होता है। तो जो आईजीएसटी है उसकी मैक्सिमम रेट 40% होगी, ठीक है। उसके अलावा कुछ कुछ ये वाले आइटम्स याद रखिए, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट जिसे आप पेट्रोल बोलते हैं, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इनके ऊपर अभी तक जीएसटी लगा नहीं है। इसमें अपने को ध्यान रखना है इस पे जीएसटी किस रेट से लगेगा, तो इस पे जीएसटी तब लगेगा। पहली चीज तो अब इन पे जीएसटी लगा ही नहीं, इस पे जीएसटी तब लगेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। और याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी इन कंसल्टेशन विद जीएसटी काउंसिल, तो नोटिफाइड डेट से लगेगा। डेट नोटिफाई कौन करेगा बेटा,
डेट नोटिफाई कौन करेगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट किससे कंसल्टेशन करके करेगी बेटा? डेट जीएसटी नोटिफाई काउंसिल। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी इन कंसल्टेशन विद जीएसटी काउंसिल। सेंट्रल गवर्नमेंट रेट नोटिफाई करेगी इन कंसल्टेशन विद जीएसटी काउंसिल, ठीक है। तो अब छोटी सी बात एक बताता हूं, जैसे अभी हमने जो ऊपर वाला पार्ट पढ़ा वो सेक्शन 9(1) में था, ठीक है। अब ये जो एक छोटा सा पॉइंट है कि इन आइटम्स के ऊपर जीएसटी कब से लगेगा, ये सेक्शन 9 के सबसेक्शन 2 में लिखी हुई है बात। ये सेक्शन 9 के सबसेक्शन 2 में अब आता है रिवर्स चार्ज। पहले तो शॉर्ट में रिवर्स चार्ज का मतलब याद रखिए, जहां पर रिसिपिएंट जीएसटी पे करने के लिए लायबल है। देखो नॉर्मली जीएसटी पे करने की लायबिलिटी किसकी होती है? सप्लायर की। बट कुछ केसेस होते हैं जहां पर रिसिपिएंट जीएसटी पे करने के लिए लायबल होता है। और हमेशा याद रखिए रिवर्स चार्ज दो केसेस में है। इनकम सीजीएसटी एक्ट 2017 में दो सेक्शन है जो क्या बोलते हैं कि रिवर्स चार्ज होगा। तो कौन से दो सेक्शंस बोलते हैं कि रिवर्स चार्ज होगा, वो अपने को ध्यान रखना है। तो पहले तो रिवर्स चार्ज क्या है? वेयर, आपसे कोई पूछे रिवर्स चार्ज क्या, तो आप क्या बोलेंगे? वेयर recipient is liable to pay GST, where recipient is liable to pay GST, जहां पे जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी रिसिपिएंट की है, वेयर रिसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी। तो जिन भी सिनारियोज में याद रखिए जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी रिसिपिएंट की है, उन सिचुएशंस में बच्चों हमेशा याद रखिए कि क्या होगा? रिवर्स चार्ज होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे यार रिवर्स चार्ज क्या होता है, तो आप यही बोलेंगे कि रिवर्स चार्ज वो सिनेरियो होता है, मैं फिर बोल रहा हूं, आप यही बोलेंगे कि रिवर्स चार्ज वो सिनेरियो होता है जहां पे जीएसटी पे करने की लायबिलिटी रिसिपिएंट की आती है। अब रिवर्स चार्ज कहाँ का लगेगा? एक तो इन्होंने बोला सेक्शन 9(3) ने, ध्यान से सुनना, एक तो सेक्शन 9(3) लगा यहां पर। कौन सा सेक्शन लगा? सेक्शन 9(3) लगा। अब सेक्शन 9(3) ने बोल दिया कि जो गवर्नमेंट है, सेक्शन 9(3) ने बोल दिया कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ सर्विसेज नोटिफाई कर देगी। तो बोले गवर्नमेंट जो सर्विसेज नोटिफाई करेगी वहां तो रिवर्स चार्ज लगना ही लगना है। कौन नोटिफाई करेगा बेटा? गवर्नमेंट अगर कोई सर्विसेज नोटिफाई कर देगी, कौन नोटिफाई कर देगा? गवर्नमेंट अगर कोई सर्विसेज नोटिफाई कर देगी तो अपने को क्लैरिटी रहनी है कि जो सर्विसेज गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी, बोले जो सर्विसेज किसने नोटिफाई करी? गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी, बोले वहां तो रिवर्स चार्ज लगना ही लगना है। जो सर्विसेज किसने नोटिफाई करी? बोले गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी, वहां तो रिवर्स चार्ज लगना ही लगना है। और उसके अलावा भी रिवर्स चार्ज लग सकता है, उसके अलावा भी रिवर्स चार्ज लग सकता है एक और केस में। तो पहले देखो सेक्शन नंबर याद रखो, मैं क्या कह रहा हूं, पहले सेक्शन नंबर याद रखो। एक तो रिवर्स चार्ज में क्या सिचुएशन समझाई मैंने? वेयर वेयर रिसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी, वेयर रिसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी, जहां पे भी जीएसटी पे करने की लायबिलिटी रिसिपिएंट की आ रही है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज के दो सेक्शन है, अपने को ध्यान रखना है। रिवर्स चार्ज के दो सेक्शन अपने को ध्यान रखना है। एक तो रिवर्स चार्ज का सेक्शन है 9(3), एक तो रिवर्स चार्ज 9(3) में लग रहा है। 9(3) क्या बोलता है कि रिवर्स चार्ज कहां पे लगेगा? 9(3) क्या बोलता है कि रिवर्स चार्ज कहां पे लगेगा? तो वो बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। बोले जो भी गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस नोटिफाई करेगी उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा। और एक रिवर्स चार्ज कहां लगेगा? देखो सिंपल याद रखो, अगर देखो कंडीशन से समझना। कंडीशन 1, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। कंडीशन 2, ठीक है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। कौन? रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है। कंडीशन 3, स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस सप्लाई होनी चाहिए। स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस सप्लाई होनी चाहिए। और कंडीशन 4, रिसिपिएंट भी स्पेसिफाइड क्लास का होना चाहिए। चार कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएंगी तो भी रिवर्स चार्ज लगेगा। ये बात लिखी हुई है बेटा सेक्शन 9 के सबसेक्शन 4। तो अगर आज आपको पूछे कि रिवर्स चार्ज कहाँ कहाँ लेवी होता है, आज अगर आपको कोई पूछा जाए कि रिवर्स चार्ज कहाँ कहाँ लेवी होता है, तब क्या याद रखोगे? एक तो बोले जो भी गुड्स एंड सर्विस गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, बोले एक तो जो भी गुड्स एंड सर्विस गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वहां तो रिवर्स चार्ज होना ही है। और एक अपन ऐसे ध्यान रख लो, एक अपने ऐसे ध्यान रख लो कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस है और रिसिपिएंट भी स्पेसिफाइड क्लास का है, तो भी अपने को ध्यान रखना है कि वहां पे जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पर लेवी होता है। अच्छा, अब एक ये सेक्शन है 9(5).
इसको अभी मैं होल्ड पे डाल रहा हूं, स्किप नहीं कर रहा हूं, होल्ड पे डाल रहा हूं। पहले हम 9(3) में जो नोटिफाइड केसेस है, पहले हम 9(3) में जो नोटिफाइड केसेस है वो पढ़ेंगे, जहां पर क्या लगता है, रिवर्स चार्ज लगता है। ठीक है, अब 9(3) में नोटिफाइड केसेस कौन से, आ जाओ। 9(3) में नोटिफाइड केसेस कौन से हैं जहां पे रिवर्स चार्ज लगता है, आओ। तो देखो अगला केस आ रहा है, सर्विसेज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। बोले कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनके ऊपर जो टैक्स पे होगा वो रिवर्स चार्ज पर होगा। तो देखो अब सबसे पहले एक चीज समझो, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी यही वाली है। दो तीन कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये दो तीन जो कैटेगरीज हैं, यही मैं आपको अच्छे से रिवाइज करा देता हूं, और इसके अलावा जो बाकी कैटेगरीज हैं, खैर करनी तो अपने को वो भी है। इस पे अगर आपको याद होगा तो नोट्स में मैंने एक चार्ट बना के दे रखा है, वही चार्ट में एक बार आपको वापस बना देता हूं। मान लो जीटीए है, ठीक है। अब जीटीए के पास पहली चीज तो दो ऑप्शन है। जीटीए के पास पहले तो समझो दो ऑप्शन होते हैं, आप सब जानते हो जीटीए के पास दो ऑप्शन है। या तो जीटीए बोल सकता है कि मैं जीएसटी खुद दूंगा, यानी जीटीए या तो फॉरवर्ड चार्ज में जा सकता है, या जीटीए बोल सकता है कि मैं जीएसटी खुद नहीं दूंगा, यानी जीटीए किस में जा सकता है, जीटीए जीटीए रिवर्स चार्ज में जा सकता है। जीटीए ने बोल दिया नहीं नहीं साहब मैं खुद नहीं दूंगा, यानी जीटीए रिवर्स चार्ज में जा सकता है। अब इसमें भी क्या होता है कि अगर जीटीए बोलता है कि मैं जीएसटी खुद दूंगा, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% दे, या वो जीएसटी एट द रेट ऑफ 5% दे। 12% की रेट से दे रहा है तो 6% सीजीएसटी है, 6% एसजीएसटी है। 5% की रेट से दे रहा है तो 2.5% सीजीएसटी है और 2.5% एसजीएसटी है। ठीक है। अब लेकिन बस इतना ध्यान रखना, अगर वो 12% की रेट पे जाएगा जीटीए, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर पाएगा, और अगर वो 5% की रेट पे जाएगा तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं अवेल कर पाएगा। तो मैं सिंपल बता रहा हूं, जीटीए के पास क्या है ना, ऑप्शन है, या तो वो फॉरवर्ड चार्ज में चला जाए या रिवर्स चार्ज में चला जाए। अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में जाने का ऑप्शन चूज करता है, तो अगेन उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो जीएसटी 12% की रेट से पे करे, या वो जीएसटी 5% की रेट से पे करे। ध्यान रखना 12% की रेट से पे करेगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर पाएगा, और अगर 5% की रेट ऑप्ट करेगा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज के लिए ऑप्शन में नहीं जाता है तो रिवर्स चार्ज में जाएगा। रिवर्स चार्ज में गया तो जीएसटी पेबल होगा एट द रेट ऑफ 5%। जीएसटी पेबल होगा एट द रेट ऑफ 5%। और अब की बार जो जीएसटी पे करेगा वो बेटा, अब की बार जो जीएसटी पे करेगा वो रिसिपिएंट पे करेगा। अब के बार जो जीएसटी पे करेगा, जीएसटी कौन पे करेगा, अब की बार बेटा जीएसटी पे करेगा रिसिपिएंट। अब इसमें एक बात और छोटी सी ध्यान रखने वाली है, कोई भी सिचुएशन हो दिमाग मत लगाना, मतलब मैंने कॉमन सिंपल सा डायग्राम कर दिया। रिवर्स चार्ज हो चाहे फॉरवर्ड चार्ज हो, रिवर्स चार्ज हो चाहे फॉरवर्ड चार्ज हो, वेयर रिसिपिएंट वेयर रिसिपिएंट जहां पर जो रिसिपिएंट है, वेयर रिसिपिएंट, जो रिसिपिएंट है ध्यान रखना, वेयर रिसिपिएंट इज अ नॉन स्पेसिफाइड पर्सन। अगर रिसिपिएंट नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है, देन जीएसटी इज एग्जेम्प्ट। अगर रिसिपिएंट नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फॉरवर्ड चार्ज में जा रहे हो या रिवर्स चार्ज में जा रहे हो। फिर बोल रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फॉरवर्ड चार्ज में जा रहे हो या रिवर्स चार्ज में जा रहे हो। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि रिसिपिएंट नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है, रिसिपिएंट नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है, तो अगर रिसिपिएंट के लिए नॉन स्पेसिफाइड पर्सन बोल दिया तो याद रखना जीएसटी लेवी नहीं होगा, ट्रांजेक्शन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी। अच्छा, स्पेसिफाइड पर्सन कौन होते हैं, तो ये बेटा पूरी स्पेसिफाइड पर्संस की लिस्ट बनी हुई है, ये पूरी स्पेसिफाइड पर्संस की लिस्ट बनी हुई है। स्पेसिफाइड पर्सन एक तो फैक्ट्री, लेकिन फैक्ट्री रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ध्यान रखना। एक स्पेसिफाइड पर्सन है सोसाइटी, सोसाइटी भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एक स्पेसिफाइड पर्सन है कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक स्पेसिफाइड पर्सन है बॉडी कॉर्पोरेट। एक स्पेसिफाइड पर्सन है पार्टनरशिप फर्म। अब याद रखना, पार्टनरशिप फर्म
चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, स्पेसिफाइड पर्सन मानी जाएगी। और पार्टनरशिप फर्म के साथ साथ एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी कवर्ड है। एक स्पेसिफाइड पर्सन है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एक स्पेसिफाइड पर्सन है रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन से मतलब है रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, जो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो स्पेसिफाइड पर्सन में कौन कौन आ गया? फैक्ट्री आ गई, सोसाइटी आ गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गई, बॉडी कॉर्पोरेट आ गई, पार्टनरशिप फर्म चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो आ गई, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आ गया, और कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो आ गया। अब ये स्पेसिफाइड पर्सन है। अब इसमें सिंपल सा क्या हो गया? सिंपल सा क्या हो गया? आपके माइंड में समरी बन जानी चाहिए। आपके माइंड में समरी बन जानी चाहिए। जीटीए की अगर सर्विस है तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप फॉरवर्ड चार्ज में चले जाओ चाहे आप रिवर्स चार्ज में चले जाओ। रिवर्स चार्ज में जाओगे तो जीएसटी 5% लगेगा और रिसिपिएंट देगा। फॉरवर्ड चार्ज में जाओगे तो आपके पास दो रास्ते खुल रहे हैं। आप जीएसटी 12% की रेट से भी दे सकते हो और आप जीएसटी 5% की रेट से भी दे सकते हो। 12% से दोगे तो आईटीसी मिलेगा, 5% से दोगे तो आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, अब मैं थोड़ा सा और एलोबरेट कर दूं, ज्यादा नहीं, अगर मैं थोड़ा सा और एलोबरेट कर दूं, अगर सप्लायर फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहता है, अगर सप्लायर फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहता है तो मेन दो कंडीशन है। सप्लायर मस्ट बी रजिस्टर्ड, एक तो सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। सप्लायर मस्ट बी रजिस्टर्ड, एक तो सप्लायर रजिस्टर्ड होना चाहिए, एंड इश्यूज अ डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट। और सप्लायर को इस चीज का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, एंड सप्लायर को इस चीज का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वो किस में जाना चाहता है, फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहता है। तो फॉरवर्ड चार्ज को मैंने एकदम ब्रीफ में समझाया और एकदम अच्छे से एक समरी कर दी वापस से। फिर सुन लो एक बार, मेरे को पता है इस वाले पॉइंट में आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है। क्वेश्चन आएगा ना जब पेपर में, तो क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना। फिर बोल रहा हूँ, पेपर में जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना। ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, जब जीटीए का पॉइंट आता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का, तो रिसिपिएंट जो सप्लायर होता है उसे अनरजिस्टर्ड बता देता है। लिटरली बोल रहा हूं, ध्यान देना। सप्लायर को अनरजिस्टर्ड बता देता है। जैसे ही सप्लायर को अनरजिस्टर्ड बताया, फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज के लिए सप्लायर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज लगेगा। तो बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन में कैसे पता लगाएं, तो क्वेश्चन में पता लगाने की ट्रिक बता रहा हूं। हाँ, स्पेसिफाइड पर्सन होगा तो ही जीएसटी लगेगा। अगर नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है तो आप चाहे फॉरवर्ड चार्ज में जाओ चाहे रिवर्स चार्ज में जाओ, जीएसटी विल बी एग्जेम। कोई प्रॉब्लम है बच्चों इस पॉइंट में? जल्दी एक बार रिवर्ट करो मेरे को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बेटा रिवर्स चार्ज लीगल सर्विसेज पर है, सिंपल याद रखिए। लीगल सर्विसेज जो है इन पर रिवर्स चार्ज है। सप्लायर कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल एडवोकेट हो सकता है, सीनियर एडवोकेट हो सकता है, या फर्म ऑफ एडवोकेट हो सकता है। तो अगर सप्लायर इंडिविजुअल एडवोकेट है, रिसिपिएंट एक बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए। तो अगर एक सप्लायर बिजनेस एंटिटी को लीगल सर्विसेज देगा, एक सप्लायर अगर बिजनेस एंटिटी को लीगल सर्विसेज देगा तो रिवर्स चार्ज आएगा। क्योंकि रिवर्स चार्ज आएगा तो जीएसटी की लायबिलिटी किसकी आएगी? बिजनेस एंटिटी की आएगी। ठीक है, एक ये वाला केस याद रखिए। सेम केस यहां पर है। अगर सप्लायर एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, रिसिपिएंट एक बिजनेस एंटिटी है, रिसिपिएंट एक बिजनेस एंटिटी है, तो भी रिवर्स चार्ज लगेगा। और जीएसटी की लायबिलिटी किसकी आएगी बच्चों? जीएसटी की लायबिलिटी बिजनेस एंटिटी की आएगी। रिवर्स चार्ज ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस सेक्शन में ज्यादा नहीं पढ़ना हो, मैं सच बता रहा हूं, अगर इस सेक्शन में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना हो मत पढ़ना। सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं आपको केसेस बता रहा हूं रिवर्स चार्ज वाले, ये और कॉम्पोजिशन स्कीम, ये दो चीजें बहुत अच्छे से आप पढ़ के चले जाना। ठीक है। स्पॉन्सरशिप सर्विस। अब स्पॉन्सरशिप सर्विस में गलती का पॉइंट बता देता हूं क्या होता है। मान लीजिए बीसीसीआई, मान लीजिए बीसीसीआई, इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट भी है, मैं आपको पता है, मैंने क्लास में बताया भी है, फिर एक बार बता दूंगा, फिर एक बार बता दूंगा ताकि गलती ना हो। बीसीसीआई मान लीजिए एक क्रिकेट का टूर्नामेंट करा रही है और टाटा उस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि टाटा ने बीसीसीआई के द्वारा कराए गए क्रिकेट टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया। तो
टाटा स्पॉन्सर करके पे कर रहा है बीसीसीआई को, मान लो 10 करोड़ रुपए, तो यहाँ पे सप्लायर नहीं है टाटा, टाटा रिसिपिएंट है। एक्चुअली जब टाटा बीसीसीआई का क्रिकेट टूर्नामेंट स्पॉन्सर करेगा तो जो बीसीसीआई है वो टाटा की हर जगह क्या करेगी, पब्लिसिटी करेगी। तो एक्चुअल में जो सर्विसेज दे रही है वो बीसीसीआई दे रही है, तो बीसीसीआई यहाँ पे सप्लायर हुई, टाटा यहाँ पर रिसिपिएंट हुआ। और रिवर्स चार्ज लगेगा, और क्योंकि रिवर्स चार्ज लगेगा तो जीएसटी की लायबिलिटी किसकी आएगी, टाटा की आएगी, ध्यान रखनी। लेकिन लॉ बोला रिवर्स चार्ज कब लगेगा, रिवर्स चार्ज तब लगेगा जब सप्लायर जो है वो कोई भी पर्सन हो अदर देन बॉडी कॉरपोरेट। सप्लायर बॉडी कॉरपोरेट नहीं होना चाहिए। सप्लायर अगर बॉडी कॉरपोरेट है रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। रिवर्स चार्ज लगाने के लिए सप्लायर बॉडी कॉरपोरेट के अलावा कोई हो, और रिसिपिएंट जो है, रिसिपिएंट जो है या तो रिसिपिएंट बॉडी कॉरपोरेट हो या रिसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म हो। फिर बोल रहा हूं, या तो रिसिपिएंट बॉडी कॉरपोरेट हो या रिसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म हो, तो रिवर्स चार्ज लगेगा, वरना रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने माइंड में रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो देखो रिवर्स चार्ज कहां पे है, जीटीए में मैंने पूरा आपको बता दिया, लीगल सर्विस बता दी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बता दिया, स्पॉन्सरशिप सर्विस बता दी। अब सर सिंपल याद रखना, अगर सप्लायर गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, अगर सप्लायर इनमें से कोई है और रिसिपिएंट कौन है, और रिसिपिएंट कौन है, और रिसिपिएंट अगर बिजनेस एंटिटी है, रिसिपिएंट कौन है, रिसिपिएंट अगर बिजनेस एंटिटी है, तो भी याद रखना रिवर्स चार्ज लगेगा, तो भी याद रखना आरसीएम लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। और जीएसटी की लायबिलिटी किसकी आएगी, रिसिपिएंट। एनी सर्विस, गवर्नमेंट कोई भी सर्विस दे, सारी सर्विस पे आरसीएम है, सर्विस में दिमाग मत लगाना, यहां पर सर्विस से फर्क नहीं पड़ता, एनी सर्विस। जैसे पहले पहले पॉइंट में तो जीटीए सर्विस आई, सेकंड पॉइंट के अंदर लीगल सर्विस आई, फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस आई, फिर स्पॉन्सरशिप सर्विस आई, यहां सर्विस से फर्क नहीं पड़ रहा, गवर्नमेंट कोई भी सर्विस देगी रिवर्स चार्ज लगेगा बस। ये एक्सेप्शंस हैं, इन सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज नहीं लगाना। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगले पॉइंट में कवर्ड है, इसलिए उसको यहां से हटाया गया। बाकी सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, इन सभी सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, नो आरसीएम, ये ध्यान रखना। सर एक्चुअली में क्या है, इन सर्विसेज पर तो आरसीएम लगाया नहीं गया, और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे याद रखिए उसको नेक्स्ट पॉइंट में कवर कर दिया गया। अब आइए रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता हूं, इसमें फर्क ये है, यहां पे ये नहीं बोल रहा कि रिसिपिएंट बिजनेस एंटिटी हो, बोल रहा है रिसिपिएंट कोई भी ऐसा बंदा होना चाहिए जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वेदर बिजनेस एंटिटी और नॉट। जैसे आज अभिषेक सर है, मैं हूं, है ना, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं। अब मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, इन लोगों से सर्विस ले ली। क्या सर्विस ले ली, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने मुझे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी होगी, तो अब ये तो मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म विल अप्लाई। लॉ ने कहा अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिजनेस एंटिटी हो या आप एक बिजनेस एंटिटी नहीं हो। फिर बोल रहा हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिजनेस एंटिटी हो या आप एक बिजनेस एंटिटी नहीं हो। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लायर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी है, और सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म विल अप्लाई। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब अगला पॉइंट आता है, सप्लायर कोई भी हो, रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है,
और सर्विस क्या दी जा रही है? रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट पे दिया जा रहा है, तो इसमें एक एग्जेम्पशन भी है छोटा सा, वो जरूर आप जाके रेफर करना। फिर बोल रहा हूं, इसमें एक एग्जेम्पशन भी है, वो आप जरूर से जाके रेफर करना। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है, पहले आप ये समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर सप्लायर कोई भी पर्सन हो, कोई भी पर्सन, इनको नहीं मतलब सप्लायर कौन है, बट अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट पे दिया जा रहा है, किसको रेंट पे दिया जा रहा है? रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट पे दिया जा रहा है। तो लॉने का अगर आप रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे देते हैं, लॉने का अगर आप रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे देते हैं, तो इस पे हम आरसीएम लगा देंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा देंगे, और क्योंकि हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा देंगे तो जीएसटी पे करने की लायबिलिटी किसकी आ जाएगी? बोले जीएसटी पे करने की लायबिलिटी रिसिपिएंट की आ जाएगी। चलो साहब, ये तो बड़ा इजी सा पॉइंट हो गया। लेकिन अब जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूं, इसके ऊपर एक क्या आया हुआ है बच्चों? एग्जेम्पशन आया हुआ है। वो आप जरूर रेफर करेंगे इस पॉइंट को करने से पहले। अगर आप एग्जेम्पशन रेफर नहीं करते हैं तो आपको इस पॉइंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ होने का चांस है, गलती होने का चांस है। देखो, लॉ ये बोलता है, अगर आपने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दी है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दी है, ध्यान से सुन लेना, और रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पर फॉर रेसिडेंस, रेसिडेंस के लिए दी है पहली चीज तो, मतलब खुद के रहने के लिए दी है, और एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है, रजिस्टर्ड नहीं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है, तो एग्जेम्प्ट है। तो मैं शॉर्ट में एक बार एग्जेम्पशन बता रहा हूं। तो अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पर रेसिडेंस के लिए, रहने के लिए अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिए तो एग्जेम्प्ट है। पर वही रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगर आपने रेंट पे रजिस्टर्ड पर्सन को दी है, तो फिर लॉ ने बोला इस सर्विस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, और जीएसटी पे करने की लायबिलिटी किसकी आ जाएगी? बोले जीएसटी पे करने की लायबिलिटी रजिस्टर्ड पर्सन की आ जाएगी। बताओ स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? आगे बढ़ते हैं। यस सर। ठीक है, अच्छा, अब ये तो बड़ा इजी है। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दोगे, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दोगे अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। अब रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की बात ही नहीं कर रहा, बोले कोई भी, अब अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग क्या बचा? सोच के देखो, अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग क्या बचा? कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो लॉ बोला अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दोगे तो आरसीएम वैसे भी लगना है, बात ही खत्म। क्या रेंट पे दोगे? कमर्शियल प्रॉपर्टी। सप्लायर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, रिसिपिएंट बोले रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम लगेगा, और जीएसटी की लायबिलिटी रिसिपिएंट की आएगी, खत्म, दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, ये बड़ा इजी है। सप्लायर डायरेक्टर है, रिसिपिएंट कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है। तो अगर डायरेक्टर कोई भी सर्विस कंपनी को दे रहा है, डायरेक्टर कोई भी सर्विस कंपनी को दे रहा है, आरसीएम लगेगा, और जीएसटी की लायबिलिटी किसकी आएगी बेटा? कंपनी की आएगी। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। नेक्स्ट, एक इंश्योरेंस एजेंट सप्लायर है, वो सर्विस दे रहा है इंश्योरेंस बिजनेस की, वो सर्विस दे रहा है इंश्योरेंस बिजनेस की। रिसिपिएंट कौन है? रिसिपिएंट कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या करता है इंश्योरेंस एजेंट? पॉलिसी बेचता है। तो जीएसटी की लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की आएगी। जीएसटी की लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की आएगी। अगला पॉइंट है, अगर सप्लायर रिकवरी एजेंट है, रिकवरी एजेंट क्या करता है? लोन की रिकवरी करता है। रिसिपिएंट कौन हो? तीनों में से एक, या तो बैंक हो, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, या एनबीएफसी हो। अगेन रिवर्स चार्ज लगेगा, अगेन रिवर्स चार्ज लगेगा, और जीएसटी की लायबिलिटी किसकी आएगी? बैंकिंग कंपनी की आएगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की आएगी, एनबीएफसी की आएगी। अच्छा, सप्लायर कौन है? क्यों? म्यूजिक कंपनी है, फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है, वो म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर्स को यूज करने के लिए दे रहा है कॉपीराइट, कॉपीराइट फॉर यूज दे रहा है। आज म्यूजिक कंपोजर ने कोई म्यूजिक बनाया होगा, फोटोग्राफर ने कोई फोटो खींची होगी, आर्टिस्ट ने कोई आर्टवर्क बनाया होगा, उसका कॉपीराइट दे दिया यूज करने के लिए किसी म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को, या अदर पर्सन को। तो यहाँ पे सप्लायर कौन है? म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर। सर्विस क्या है? कॉपीराइट दे रहे हो यूज करने के लिए। रिसिपिएंट कौन है? म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर। लॉने का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और जीएसटी की लायबिलिटी किसकी आएगी? बोले जीएसटी की लायबिलिटी रिसिपिएंट की आएगी। अब यहां पर एक अगला पॉइंट आता है वापस से।
अब यहां पर एक अगला पॉइंट आता है वापस से, जो सीखने वाला है बुक के ऑथर के लिए। बुक के ऑथर के लिए इसमें भी पहले समझो, इसमें भी पहले समझो, ऑथर के पास दो रास्ते हैं। ऑथर के पास दो रास्ते हैं। ऑथर भी फॉरवर्ड चार्ज में भी जा सकता है, रिवर्स चार्ज में भी जा सकता है ना। अगर ऑथर रिवर्स चार्ज में जाता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अगर ऑथर ने चूज किया है कि मैं आरसीएम में जाऊंगा, तो ऑथर सर्विसेज दे रहा है पब्लिशर को। क्या दे रहा है? सर्विसेज किसको दे रहा है? पब्लिशर को दे रहा है। यहां पे रिसिपिएंट कौन है? यहां पर बेटा रिसिपिएंट पब्लिशर है। यहां पे रिसिपिएंट कौन है बेटा? रिसिपिएंट पब्लिशर है। और आप उसको, भाई ऑथर ने कोई बुक लिखी होगी और ऑथर ने अपनी बुक का कॉपीराइट यूज करने के लिए दे दिया पब्लिशर को, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। और जीएसटी की जो लाइबिलिटी है, किसकी? जीएसटी की जो लाइबिलिटी है वो किसकी आएगी? याद रखना, जीएसटी की लाइबिलिटी रिसिपिएंट की आएगी। लेकिन इसमें एक बात जरूर लिखूंगा, ऑथर में ऑल्सो ऑप्ट फॉर, ऑथर में ऑल्सो ऑप्ट फॉर फॉरवर्ड चार्ज। ऑथर चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज के लिए भी ऑप्ट कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर ऑथर फॉरवर्ड चार्ज के लिए ऑप्ट करता है तो फिर जीएसटी की लायबिलिटी रिसिपिएंट यानी पब्लिशर की आना बंद हो जाएगी। फिर जीएसटी की लायबिलिटी खुद ऑथर की आएगी। ठीक है, फिर जीएसटी की लायबिलिटी किसकी आएगी? ध्यान रखना, फिर जीएसटी की लायबिलिटी खुद ऑथर की आएगी। लेकिन अगर ऑथर को फॉरवर्ड चार्ज में जाना है तो एक तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऑथर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा अगर उसको जाना है। उसके अलावा वो एक डिक्लेरेशन फाइल करेगा। वो एक डिक्लेरेशन देगा कि मैं फॉरवर्ड चार्ज के लिए ऑप्ट कर रहा हूं। वो एक डिक्लेरेशन देगा कि मैं फॉरवर्ड चार्ज के लिए ऑप्ट कर रहा हूं। और ये डिक्लेरेशन कहां पर देगा? ऑन इनवॉइस। तो अगर वो इनवॉइस पर डिक्लेरेशन दे देता है कि मैं फॉरवर्ड चार्ज के लिए ऑप्ट कर रहा हूं और वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लेता है, तो ऑथर को ये ऑप्शन है, ऑथर को ये ऑप्शन है कि वो किस में जा सकता है बेटा? रिवर्स चार्ज में जा सकता है। समझ में आया बात? तो मतलब अब देखो, ये ऑप्शन एक दो जगह हो गया। एक तो अभी मैंने आपको जीटीए पढ़ाया, जीटीए को भी ऑप्शन हो गया कि उसको फॉरवर्ड चार्ज में जाना है, रिवर्स चार्ज में जाना है। और एक ही ऑप्शन ऑथर को मिल गया। अब अगेन ऑथर में मैं बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो ऑथर पे नॉर्मली आप रिवर्स चार्ज लगाना। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, क्वेश्चन साइलेंट है, ऑथर पे आप नॉर्मली रिवर्स चार्ज लगाएंगे। ठीक है, और क्या सर्विसेज है? सप्लायर कौन है? ओवरसीइंग कमिटी है। सप्लायर कौन है? ओवरसीइंग कमिटी है आरबीआई की। तो अगर आरबीआई की ये जो ओवरसीइंग कमिटी है, अगर वो सर्विसेज दे रही है किसको? आरबीआई को, तो अगेन रिवर्स चार्ज है। मतलब यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है? यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है? यहाँ पे बेटा रिसिपिएंट है आरबीआई। यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है बेटा? यहाँ पे रिसिपिएंट है आरबीआई। तो एक सिंपल सी क्लैरिटी अपने को चाहिए, एक सिंपल सी क्लैरिटी अपने को चाहिए कि जहां पे रिसिपिएंट आरबीआई है वहां पर भी क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज लगेगा। सप्लायर कौन है? ओवरसीइंग कमिटी है। ओवरसीइंग कमिटी कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है नॉर्मली आरबीआई को, तो उसके ऊपर भी क्या है बेटा? आरसीए में। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। समझ में आती है बात? हाँ जी, तो मैं आपको यही बोल रहा था, मैं आपको यही बोल रहा था कि अगर सप्लायर कौन है? सप्लायर है बेटा ओवरसीइंग कमिटी। रिसिपिएंट कौन है बेटा? रिसिपिएंट है आरबीआई। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और जीएसटी की लायबिलिटी किसकी आएगी बेटा? आरबीआई की आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सिंपल याद रखिए, अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बैंक की हेल्प करता है बैंक के बिजनेस को एक्सपेंड करने में, इतना ध्यान रखिए बस। तो अगर एक डीएसए है और डीएसए इंडिविजुअल है, सप्लायर शुड बी इंडिविजुअल डीएसए। सप्लायर शुड बी इंडिविजुअल डीएसए। और जो रिसिपिएंट है, या तो बैंकिंग कंपनी हो या एनबीएफसी हो। देखो ये लर्न करने वाली बातें होती हैं, सप्लायर कौन और रिसिपिएंट कौन। अब अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म एलएलपी है तो इनके ऊपर कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं है। आरसीएम तभी लगेगा जब सप्लायर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो। अगर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कोई भी सर्विस दे रहा है बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को, तो लोने का आरसीएम लगेगा। और क्योंकि आरसीएम लगेगा तो इस सिचुएशन में जीएसटी की लायबिलिटी किसकी आएगी? बोले जीएसटी की लायबिलिटी बैंकिंग कंपनी या
एनबीएफसी की आएगी। नेक्स्ट, बड़ा इजी है, लर्न करो बस। सप्लायर कौन होना चाहिए? बिजनेस फैसिलिटेटर होना चाहिए। रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? बैंकिंग कंपनी होनी चाहिए। रिसिपिएंट होनी चाहिए बैंकिंग कंपनी। तो अगर सप्लायर बिजनेस फैसिलिटेटर है, रिसिपिएंट बैंकिंग कंपनी है, तो अगेन आरसीएम लगेगा। और रिवर्स चार्ज जीएसटी की लायबिलिटी किसकी आएगी? बैंकिंग कंपनी की आएगी। उसी तरह अगला पॉइंट है, अगर कोई सर्विस एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को दे रहा है, यानी रिसिपिएंट कौन है? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है। रिसिपिएंट कौन है? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है। तो अगेन आरसीएम लगेगा और जीएसटी की लायबिलिटी किसकी आएगी? रिसिपिएंट की आएगी, यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की आएगी। अब यहां सप्लायर कौन था? बिजनेस फैसिलिटेटर था। रिसिपिएंट कौन थी? बैंकिंग कंपनी थी। यहां सप्लायर कौन था? एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट था। और रिसिपिएंट कौन था? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट था। ठीक है। अगला पॉइंट आता है आरसीएम में। अगला पॉइंट आता है आरसीएम में, इधर देखना। अब इसमें एक चीज समझनी है, इसमें एक चीज समझनी है। अगर सप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट हेड है ये, बहुत इंपॉर्टेंट हेड है, मैं बता रहा हूं। अगर सप्लायर कोई भी पर्सन है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई भी है। रिसिपिएंट कौन है? बोले बस कोई भी ऐसा बंदा होना चाहिए जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और हमें कोई दिक्कत नहीं। बोले कोई भी ऐसा बंदा होना चाहिए जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और हमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर सप्लायर रिसिपिएंट को सर्विसेज दे रहा है, और कौन सी सर्विस दे रहा है? सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है, तो लॉ बोला रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और जीएसटी की लाइबिलिटी रिसिपिएंट की आएगी। ध्यान ये रखना है, अगर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड की गई है, मतलब रिसिपिएंट अगर इनमें से कोई है, क्वेश्चन बोल दे कि भाई इनमें से कोई रिसिपिएंट है, तो अगर इनमें से कोई रिसिपिएंट है तो ध्यान रखना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई नहीं होगा। रिसिपिएंट इनमें से कोई है, डिपार्टमेंट है, किसका डिपार्टमेंट है? सीजीएसजी यूनियन टेरिटरी का, या फिर रिसिपिएंट लोकल अथॉरिटी है, या फिर रिसिपिएंट कौन है? वो गवर्नमेंट एजेंसी, जीए माने गवर्नमेंट एजेंसी, ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए कराया है, क्यों कराया है? क्योंकि उसको टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ रही है। या फिर अगर रिसिपिएंट वो बंदा है जो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है। कहां रजिस्टर्ड है? कॉम्पोजिशन स्कीम में, तो आप आरसीएम नहीं लगाओगे। तो आप आरसीएम कहां कहां नहीं लगाओगे? अगर रिसिपिएंट डिपार्टमेंट ऑफ सीजीएसजी यूनियन टेरिटरी है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, या रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है। अच्छा, अब अगला ऐड आता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। अब देखो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में भी क्या है? कंफ्यूजन होता है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में भी कंफ्यूजन होता है, तो इसमें भी मैं आपको टेक्निकल नहीं बना रहा, मतलब आपको तो ना मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। इसमें कोई चार्ट वार्ट मत बनाओ, मैं लिटरली बोल रहा हूं, कोई चार्ट वार्ट मत बनाओ। सिंपल याद रखो, कोई चार्ट मत बनाओ। अपन क्या है, चार्ट बना के इसमें क्लैरिटी लेने की जगह कंफ्यूज और हो जाते हैं। मैं सिंपल बोल रहा हूं, मैं कुछ कंडीशंस बता रहा हूं। क्वेश्चन करते वक्त ध्यान रखना, अगर ये सारी की सारी कंडीशन पूरी हो जाए तो आप आरसीएम लगा देना, नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज लगा देना। नहीं तो आप फॉरवर्ड चार्ज लगा देना। सब तो देखो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब अप्लाई होगा? याद रखना, अगर सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है। कौन से मोटर व्हीकल की सर्विस है? व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर। मतलब मैं आपको एक ऐसा मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहा हूं जिसका पर्पस पैसेंजर्स को कैरी करना है, और कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड रहनी चाहिए इन कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम रिसिपिएंट। मतलब गाड़ी का जो पेट्रोल डीजल का पैसा लगेगा उसके लिए मैं अलग से आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा। जैसे यार सिंपल बता रहा हूं,
मुझे जयपुर से दिल्ली जाना था, मैंने आपसे एक कार रेंट पे ले ली, आपने मेरे से उसके 5,000 रुपीज चार्ज किए, तो बस मैं आपको 5,000 रुपीज दे दूंगा और उस कार को लेके मैं जयपुर से दिल्ली चला जाऊंगा, और पेट्रोल डीजल का कोई पैसा मेरा नहीं लगेगा। तो अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस है तो लौने का आरसीएम लगा दो, लौने का आरसीएम लगा दो। लेकिन लॉ ने बोला रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस पर, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस पर आरसीएम तभी लगेगा जब फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो याद रखना, आरसीएम विल अप्लाई if all the following conditions, if all the following conditions are satisfied। पहली कंडीशन याद रखना कि सप्लायर मस्ट बी अ पर्सन, सप्लायर इज अ पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई होना चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन याद रखना, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। recipient is a recipient is a बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। एंड याद रखना, एंड याद रखना, जीएसटी इज पेबल, आप जीएसटी पे कर रहे हो एट द रेट ऑफ 5%। 5% में याद रखना 2.5% सीजीएसटी होगा और 2.5% एसजीएसटी होगा। तो मैं तो आपको सच बता रहा हूं, इस प्रोविजन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने से बढ़िया, फिर बोल रहा हूं इस प्रोविजन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने से बढ़िया कीप इट सिंपल। फिर बोल रहा हूं इस प्रोविजन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए और कीप इट सिंपल। आरसीएम अप्लाई होगा अगर ये सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो। सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए और जीएसटी की रेट 5% होनी चाहिए। हाँ, अब आप कहो नहीं सर हमें तो थोड़ा सा डेप्थ में जाना ही है, मैं फिर बोल रहा हूं आप कहो नहीं सर हमें तो थोड़ा सा डेप्थ में जाना ही है, तो अगर आपको फिर थोड़ा सा डेप्थ में जाना है तो इतना सा और याद रख सकते हो, यहां पर मोटर व्हीकल में मैं डायग्राम इसका ऊपर बना रहा हूं, ध्यान रखना ये मोटर व्हीकल का डायग्राम है, कहीं आप इसको मिक्स करो सिक्योरिटी सर्विस से। आज अगर क्वेश्चन में रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल दे रखा है तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप जीएसटी पे करो एट द रेट ऑफ 12%, 12% में 6% सीजीएसटी प्लस 6% एसजीएसटी। तो अगर आप 12% की रेट पे गए तो फॉरवर्ड चार्ज ये बात ही करनी। आप बोले नहीं हम तो 5% की रेट पर जाएंगे, तो 5% की रेट में भी सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है या सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो वापस से एफसी फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो दो केस, क्या रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है या रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। अगर रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसी रिवर्स चार्ज, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, तो अपने को एकदम क्लैरिटी रहनी चाहिए, अपने को एकदम क्लैरिटी रहनी चाहिए बस इतना सा कि 12% की रेट अगर ले ली, ध्यान रखना अगर गलती से 12% की रेट अगर ले ली तो 12% की रेट में तो फॉरवर्ड चार्ज ही है, और 5% की रेट में रिवर्स चार्ज कब है। अगर आप 5% की रेट लेते हो तो रिवर्स चार्ज कब है, तो अगर आप 5% की रेट लेते हो और सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है लेकिन रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज है। अब बताओ, अब ये सर्विस आप लोगों को क्लियर है क्या, फटाफट बोल दो। ठीक है,
यस सर। और रिवर्स चार्ज का आखिरी केस आता है, रिवर्स चार्ज का आखिरी केस आता है, ये बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं करना है। सप्लायर लेंडर है, लेंडर मतलब वो जो उधार दे रहा है। क्या लैंडिंग कर रहा है, किसकी लैंडिंग कर रहा है? सिक्योरिटीज की लैंडिंग कर रहा है, शेयर्स गिरवी दे रहा है। लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर शेयर्स दे रहा है आपको, सिक्योरिटी शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स दे रहा है। रिसिपिएंट कौन है? जो बोरोइंग पे ले रहा है। तो अगर सप्लायर लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज की सर्विस दे रहा है अंडर सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम 1997, तो लोने का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और जीएसटी की जो लाइबिलिटी है वो बोरोवर की आएगी। ये अपने को ध्यान रखना। तो ये बेटा वो सर्विसेज हैं, ये बेटा वो सर्विसेज हैं जो आज तक क्या हुई हैं? नोटिफाई हुई हैं। जो आज तक क्या हुई हैं? नोटिफाई हुई हैं। किस चीज के लिए नोटिफाई हुई है? जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम के लिए नोटिफाई हुई है। तो ये सारी सर्विसेज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगला पॉइंट आता है सेक्शन 95। अगला पॉइंट आता है, अब देखो थोड़ा सा पीछे चल रहा हूं, थोड़ा सा पीछे चल रहा हूं। अब अगला सेक्शन आता है बच्चों, सेक्शन 95। शुरुआत से देखो मैंने आपको क्या बताया। सबसे पहले तो हम सेक्शन 9 पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया। सेक्शन 9 जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 9 है चार्ज ऑफ जीएसटी, ये जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन। इसमें सबसे पहले तो मैंने बताया कि इंट्रा स्टेट सप्लाई पे सीजीएसटी लगता है एंड एसजीएसटी लगता है एट इक्वल रेट्स। ये चार्जिंग सेक्शन ने ही बोला। और आईजीएसटी लगता है इंटर स्टेट सप्लाई पे। और आईजीएसटी की रेट आप सब जानते हैं, कंबाइंड रेट होती है ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। फिर मैंने आपको बताया कि कॉम्पोजिशन स्कीम अगर होती है, सॉरी, फिर मैंने बताया कि अगर फॉरवर्ड चार्ज होता है तो जीएसटी की लायबिलिटी नॉर्मली सप्लायर की आती है। अब इसमें यह पॉइंट ध्यान रखना है, मैं फिर से इसको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। एल्कोहलिक लिकर अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है तो उसको आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी रखा गया है। उसके अलावा आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी रखा गया है, किसको रखा गया है? अनडीनेचर्ड, अनडीनेचर्ड, वर्ड याद रखिए, अनडीनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट, और रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एल्कोहलिक लिकर, इसको भी जीएसटी के परव्यू के बाहर रखा है। फिर मैक्सिमम रेट सीजीएसटी की 20%, आईजीएसटी की 40%। अब ये सारी बातें तो मैंने आपको बोला था सेक्शन 9 के सबसेक्शन 1 में है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें? उसके बाद हम क्या करें बच्चों? उसके बाद बच्चों हम लोग एक छोटे से प्रोविजन पर आए कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा हुआ है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा हुआ है इन कंसल्टेशन विथ, इन कंसल्टेशन विथ जीएसटी काउंसिल। और इन्होंने बोला कि ये जो गुड्स है इनके ऊपर जीएसटी तब लगेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल से पूछकर नोटिफाई करेगी। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एटीएफ, ये सेक्शन 9(2) में आया। फिर 9(3) में रिवर्स चार्ज का एक केस, 9(4) में रिवर्स चार्ज का दूसरा केस। अब आता है इको। देखो अब पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का अगर आप मीनिंग भूल गए हैं तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का मीनिंग याद दिलाता हूं। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है? बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अपनी वेबसाइट पर एक ऑनलाइन पोर्टल रन करता है, एक वेबसाइट रन करता है, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन रन करता है। उस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अपने खुद के गुड्स, अपनी खुद की सर्विसेज नहीं बेचता है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अपने ऑनलाइन पोर्टल पे दूसरों के गुड्स, दूसरों की सर्विसेज डिस्प्ले करता है। दूसरों के गुड्स, दूसरों की सर्विसेज डिस्प्ले करता है। और वो जो दूसरों के गुड्स और सर्विसेज डिस्प्ले करता है उस पे फिर रिसिपिएंट ऑर्डर करता है। तो होता क्या है, जो कस्टमर होता है, जो रिसिपिएंट होता है, वो ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर गुड्स ऑर्डर कर देता है। फिर जो ऑनलाइन पोर्टल पर गुड्स ऑर्डर हो जाते हैं, फिर जो ऑनलाइन पोर्टल पे गुड्स ऑर्डर हो जाते हैं वो एक्चुअल सप्लायर रिसिपिएंट को सप्लाई करता है। मतलब एक्चुअल सप्लायर कोई और होता है, रिसिपिएंट कोई और होता है। सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो तो अपने पोर्टल पे, अपने ऑनलाइन पोर्टल पे दूसरों के गुड्स और दूसरों की सर्विसेज डिस्प्ले करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होता है। ठीक है। अब सवाल ये उठा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के केस में जीएसटी कौन देगा? तो वैसे तो एक्चुअल सप्लायर ही देता है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा हम कुछ गुड्स एंड सर्विसेज नोटिफाई कर देंगे, और जो गुड्स एंड सर्विस हम नोटिफाई करेंगे उन गुड्स एंड सर्विसेज पर जीएसटी देने की लायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की आएगी। मतलब नॉर्मली जीएसटी एक्चुअल सप्लायर ही देता है। पहले क्लैरिटी ले लो, इको के थ्रू भी अगर कोई सप्लाई होती है तो नॉर्मली गुड्स एंड सर्विसेज पे जो जीएसटी देना है वो एक्चुअल सप्लायर ही देता है, लेकिन जो गुड्स एंड सर्विस गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उस पर जीएसटी देने की लायबिलिटी किसकी आएगी? इको की आएगी। तो उन्होंने बोला था गवर्नमेंट में नोटिफाई specific categories of services, the tax on supplies of which shall be paid by electronic commerce operator as if such services are supplied through it। मतलब गवर्नमेंट जहां नोटिफाई कर देगी वहां इको देगा। क्या गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है? बिल्कुल करा है। क्या गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है? बिल्कुल करा है। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको बता देता हूं, आपको बता देता हूं कि कौन से ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करें और गवर्नमेंट ने बोला है कि वहां पर जीएसटी कौन देगा? इको देगा। ठीक है, इधर देखना, इधर देखना। सबसे पहले तो, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन नंबर याद रखो। सबसे पहले तो एक नोटिफिकेशन आया हुआ है इस पर। क्या आया हुआ है? एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। नोटिफिकेशन नंबर है 17/2017। ठीक है। अभी इसमें ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना, फॉर फॉलोइंग सर्विसेज, फॉर फॉलोइंग सर्विसेज इको इज लायबल टू पे जीएसटी। फॉर फॉलोइंग सर्विसेज इको इज लायबल। कुछ कुछ सर्विसेज है जहां पे जीएसटी देने की लायबिलिटी किसकी है बेटा? इको की है। फॉर फॉलोइंग सर्विसेज इको इज लायबल। अब कौन सी सर्विसेज के लिए इको लायबल है, शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा डेप्थ में नहीं। एक तो बेटा रेंटिंग ऑफ, अगर सर्विसेज है, सिंपल याद रखो, अगर सर्विसेज है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। किसकी सर्विस है? सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, यानी सिंपल याद रखो ओला उबर। सिंपल याद रखो ओला उबर। अगर सर्विसेज है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, चाहे रेडियो टैक्सी से हो, चाहे मोटर कैब से हो, चाहे मैक्सी कैब से हो, चाहे मोटरसाइकिल से हो। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा है, दूसरा है अगर वही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस आप बाय ओमनी बस दे रहे हो, अगर ओमनी बस के थ्रू दे रहे हो, तो ओमनी बस में ये याद रखना है, ओमनी बस में याद रखना है कि, ध्यान रखना, ओमनी बस में अगर एक्चुअल सप्लायर, जो एक्चुअल सप्लायर है वो कंपनी है, तो जीएसटी की लायबिलिटी भी कंपनी की ही आएगी, इको की नहीं आएगी। बट ओमनी बस सर्विस में अगर एक्चुअल सप्लायर अदर देन कंपनी है, एक्चुअल सप्लायर अदर देन कंपनी है, तो ध्यान रखना कि जीएसटी की लायबिलिटी किसकी आएगी? इको की आएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की आएगी। अच्छा, उसके बाद एक अगला पॉइंट आता है, उसके बाद एक अगला पॉइंट आता है सर्विसेज ऑफ अकोमोडेशन इन होटल।
सर्विसेज ऑफ अकोमोडेशन इन होटल। अब आप याद करो, अकोमोडेशन इन होटल की सर्विस कौन दे रहा है? बहुत सारी वेबसाइट्स दे रही हैं, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स दे रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स दे रहे हैं, जैसे कि मेक माई ट्रिप। अब आप ये सोचो, अगर सर्विसेज ऑफ अकोमोडेशन इन होटल है, मैं ज्यादा आपको दिमाग लगाने नहीं बोल रहा, कीप इट सिंपल। आप तो ये सोचो, अगर सर्विसेज ऑफ अकोमोडेशन इन होटल है, तो यहाँ पे एक्चुअल सप्लायर तो होटल है ना, बस इको तो अपनी वेबसाइट पे होटल की बुकिंग करा रहा है। तो सर्विसेज ऑफ अकोमोडेशन इन होटल में रिवर्स चार्ज कब लगेगा? सर रिवर्स चार्ज तब लगेगा, सर्विसेज ऑफ अकोमोडेशन इन होटल में इको की जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। इको की जीएसटी लायबिलिटी तब आएगी जब जो एक्चुअल सप्लायर है यानी जो होटल है, जो एक्चुअल सप्लायर है यानी जो होटल है, वो अनरजिस्टर्ड है। देखो समझो, इसको रटना नहीं है, समझना है। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, जैसे मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप के थ्रू मैंने एक होटल बुक कर दिया, तो एक्चुअल सप्लायर तो होटल है। तो अगर होटल रजिस्टर्ड है तो जीएसटी की लायबिलिटी होटल की है, होटल रजिस्टर्ड नहीं है तो मेक माई ट्रिप की है। तो एक पॉइंट ये है, सर्विसेज ऑफ अकोमोडेशन इन होटल। एक अगला पॉइंट आता है हाउस कीपिंग सर्विसेज। अगला पॉइंट आता है हाउस कीपिंग सर्विसेज। देखो हाउस कीपिंग सर्विसेज की भी वही कहानी है, हाउस कीपिंग सर्विसेज की भी वही कहानी है। अब हाउस कीपिंग सर्विसेज में भी क्या है, हाउस कीपिंग सर्विस हो गई जैसे प्लम्बिंग, कारपेंटिंग। अब इनमें भी वही है कि इको जीएसटी लेने के लिए तब लायबल है, इको जीएसटी देने के लिए तब लायबल है जब जो एक्चुअल सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है। जैसे अब हाउस कीपिंग की सर्विस कौन सा इको देता है? जैसे आपने नाम सुना होगा अर्बन, अर्बन कंपनी। तो अर्बन कंपनी हाउस कीपिंग की सर्विस देती है, तो वहां पे जो भी एक्चुअल सप्लायर वो सर्विस दे रहा होगा, अगर वो खुद रजिस्टर्ड है तो जीएसटी एक्चुअल सप्लायर ही देगा। एक्चुअल सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी देने की लायबिलिटी बेटा किसकी आएगी? तो बेटा जीएसटी देने की लायबिलिटी इको यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की आएगी। बताइए क्लियर है क्या ये? और लास्ट एक याद रखिए, लास्ट इसमें एक बात याद रखिए, अगर इको के थ्रू रेस्टोरेंट सर्विस दी जा रही है, तब रेस्टोरेंट सर्विस में भी क्या है ना, रेस्टोरेंट सर्विस में भी क्या है, रेस्टोरेंट देखना पड़ेगा। रेस्टोरेंट सर्विस में इको जीएसटी देने के लिए लायबल है। रेस्टोरेंट सर्विस में इको जीएसटी देने के लिए कब लायबल है? जब जो रेस्टोरेंट है वो नॉन स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस में, रेस्टोरेंट किस में है? अगर रेस्टोरेंट नॉन स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस में, रेस्टोरेंट का होना चाहिए नॉन स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस में होना चाहिए। अब नॉन स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस में अगर रेस्टोरेंट है तो फिर इको लायबल है जीएसटी देने के लिए। अब ये नॉन स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस क्या होता है? सर स्पेसिफाइड प्रेमाइस, स्पेसिफाइड प्रेमाइस ऐसे होटल को बोला जा रहा है, स्पेसिफाइड प्रेमाइस ऐसे होटल को बोला जा रहा है जिसका जिसका जो टैरिफ है, मतलब जो इसका भाड़ा है, जो होटल का टैरिफ है, वो ग्रेटर देन 7,500 पर डे है। तो अगर रेस्टोरेंट एक ऐसे होटल में है, अगर रेस्टोरेंट एक ऐसे होटल में है, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर रेस्टोरेंट एक ऐसे होटल में है जिस होटल का टैरिफ 7,500 रुपए पर डे से ज्यादा है, तो वहां पे इको की जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी, खुद रेस्टोरेंट की आएगी। बट जहां पे रेस्टोरेंट स्पेसिफाइड प्रेमाइस में नहीं है, वहां जीएसटी की लायबिलिटी आएगी इको की। यहां पे एग्जांपल है जोमेटो स्विगी। अब जोमेटो स्विगी क्या करते हैं? रेस्टोरेंट सर्विस देते हैं, बट वो एक्चुअल में कोई खाना थोड़ी सर्व कर रहे हैं। एक्चुअल में जो खाना सर्व कर रहा है वो तो कौन सर्व कर रहा है? एक्चुअल में जो खाना सर्व हो रहा है वो तो रेस्टोरेंट सर्व कर रहा है, तो एक्चुअल सप्लायर रेस्टोरेंट है। तो अगर वो रेस्टोरेंट स्पेसिफाइड प्रेमाइस में, तो जीएसटी की लायबिलिटी रेस्टोरेंट की है, और अगर वो रेस्टोरेंट स्पेसिफाइड प्रेमाइस में नहीं है तो जीएसटी की लायबिलिटी इको की है। तो देखो फिर से एक बार समराइज करता हूं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो रहा है, इको इज लायबल टू पे जीएसटी। ओमनी बस में भी इको लायबल है। इको लायबल तब है जब सप्लायर अदर देन कंपनी। ओमनी बस क्या होता है? अच्छा याद रखना, ओमनी बस मींस एनी व्हीकल डिजाइन्ड टू कैरी
मोर देन 6 पर्सन एक्सक्लूडिंग ड्राइवर। ड्राइवर को छोड़ के जो व्हीकल 6 से ज्यादा लोगों को कैरी कर रहा है वो एक ओमनी बस है। सर्विस ऑफ अकोमोडेशन इन होटल है तो इको जीएसटी देने के लिए तब लायबल है जब एक्चुअल सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। हाउस कीपिंग सर्विस है तो भी इको जीएसटी देने के लिए लायबल तब है जब एक्चुअल सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। रेस्टोरेंट सर्विस है, रेस्टोरेंट नॉन स्पेसिफाइड प्रीमाइस में होगा तो इको लायबल है। अच्छा, स्पेसिफाइड प्रीमाइस क्या होता है? स्पेसिफाइड प्रीमाइस मतलब ऐसा होटल जिसका पर डे का टैरिफ 7,500 पर मंथ से ज्यादा है। तो ये सारे गवर्नमेंट नोटिफाइड केसेस हैं, ये सारे गवर्नमेंट नोटिफाइड केसेस हैं जहां पे जीएसटी देने की लायबिलिटी बेटा किसकी आती है? जहां पे जीएसटी देने की लायबिलिटी बेटा इको यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की आती है। बताओ, यहां तक क्लियर है बच्चों? ये सारे केसेस इको के याद आ गए क्या आपको? फटाफट बोलो। बहुत बढ़िया। यस यस सर। सर। चलिए अब मेरी बात सुनिएगा, अब मेरी बात सुनिएगा। अब बच्चों अपनी इस चैप्टर में सेक्शन 10 रह गई। सेक्शन 10 में कॉम्पोजिशन स्कीम है। अब कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, पहले तो ये समझो। आपसे कोई पूछे कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है, तो पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कॉम्पोजिशन स्कीम में हर कोई तो जा नहीं सकता। गवर्नमेंट ने जो स्मॉल पर्सन्स हैं, जो स्मॉल रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं, उनके बेनिफिट के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम दी है। तो सबसे पहले कॉम्पोजिशन स्कीम का सेक्शन 10 है, और अपने को ये पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिशन स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम है, मैंडेटरी स्कीमें होती नहीं है। कॉम्पोजिशन स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम है, मैंडेटरी स्कीमें होती नहीं है। ठीक है? इसमें क्या होता है? ऑप्शन होता है फॉर स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स टू पे जीएसटी एट अ वेरी लो रेट। उनके पास ऑप्शन होता है कि वो जीएसटी एट अ वेरी लो रेट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। एडवांटेजेस क्या है कॉम्पोजिशन स्कीम के? जीएसटी बहुत लो रेट से लगेगा, हैसल फ्री सिंपल प्रोसीजर से। क्यों है हैसल फ्री सिंपल प्रोसीजर्स? सर कॉम्पोजिशन स्कीम में रिटर्न वगैरह ज्यादा नहीं है ना। नॉर्मली क्या होता है, हर बंदे को मंथली रिटर्न भरनी है। कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या होता है? एक सिंपल एनुअल रिटर्न जाती है। अब तो आपने पढ़ा ही है, कॉम्पोजिशन स्कीम में एक एनुअल रिटर्न जाती है फॉर्म जीएसटीआर 4 में। पढ़ा है नहीं पढ़ा है हमने? और इनको एक और बेनिफिट है, टैक्स का कैलकुलेशन बड़ा आसान है। इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मिलता नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन ऑफ टैक्स होती है बेस्ड ऑन टर्नओवर। टर्नओवर का परसेंटेज करा टैक्स निकल जाता है। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में बहुत सारे फायदे हैं। अब तुम्हें पता है कॉम्पोजिशन स्कीम तो अलग अलग है। एक तो कॉम्पोजिशन लेवी 10(1) 10(2) में है, यानी ये कॉम्पोजिशन स्कीम है फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स। तो एक तो कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स है, और एक कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ सर्विसेज है। तो दो अलग अलग कॉम्पोजिशन स्कीम चलती हैं, एक सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए और एक सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए। जानते हो नहीं जानते ये बात? बिल्कुल यस सर हम सर। जानते हैं। अब इधर देखिए, अब मैं सिंपल सी एक चीज बता रहा हूं। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो मैंने नोट्स में लास्ट में लिखा हुआ है, रिवीजन में पहले ही लिख दिया। अगर मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करना है तो मैं कैसे ऑप्ट करूंगा? प्रोसीजर फॉर ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन स्कीम, ये प्रोविजन रूल्स में है, सीजीएसटी रूल्स में। सर अब अगर आप जीएस, या तो आपके पास एक रास्ता है कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम में शुरुआत से चले जाओ। आप कॉम्पोजिशन स्कीम में शुरुआत से चले जाओ मतलब साल के बिगनिंग में चले, मतलब जब आप जीएसटी में रजिस्टर करा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन ही सीधे कॉम्पोजिशन स्कीम में कराना। तो न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी जब आप करा रहे हो तो आप याद करो, एक पार्ट बी होता है ऑफ फॉर्म जीएसटी REG 01, जिसमें हम जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं। तो इस फॉर्म के अंदर गवर्नमेंट को इंटीमेशन दे देते हैं कि भैया हम तो कॉम्पोजिशन स्कीम में जाएंगे। तो एक तो शुरुआत से ही चले जाओ, जब आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया तभी आप कॉम्पोजिशन स्कीम में चले जाओ। तो उसका इंटीमेशन जाएगा गवर्नमेंट को इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी REG 01। और कॉम्पोजिशन स्कीम आपको अप्लाई कब से होगी? फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब एक होता है कि आप शुरुआत से कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं गए, पहले तो आप नॉर्मल स्कीम में थे, पहले तो आप नॉर्मल स्कीम में थे, बाद में आपको लगा कि यार नॉर्मल स्कीम में रहने का फायदा नहीं है, चलो कॉम्पोजिशन स्कीम में चलते हैं, तो आप बाद में कॉम्पोजिशन स्कीम में चले गए।
तो आप बाद में अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में चले गए तो फिर उसका इंटीमेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब फॉर्म, और इंटीमेशन अगर दोगे भी तो आपको जो कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई होगी वो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अप्लाई होगी, ध्यान रखना। तो इसमें बेसिकली ये होता है, कॉम्पोजिशन स्कीम अगर आप बाद में ऑप्ट करते हो तो बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से फिर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब ये तो देखो थोड़ा सा थ्योरी है, रीड करके चले जाओ, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस कैरी करता नहीं है। अब यहां पे हम डिटेल में पढ़ना चालू करेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स, डिटेल में पढ़ना चालू करेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स। अब मैं पहले ये नहीं पढ़ा रहा हूं, पहले अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए बंदा एलिजिबल है कि नहीं है उसके लिए पहले आपको बंदे का निकालना पड़ेगा एग्रीगेट टर्नओवर। और याद रखना ये जो टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर निकल रहा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का निकल रहा है। कोई बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम में एलिजिबल है या एलिजिबल नहीं है उसके लिए हमको उसका एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है, और एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का निकालना है। अच्छा, अब एग्रीगेट टर्नओवर में ध्यान रखना ऑल इंडिया बेसिस पे निकलेगा, पूरी इंडिया में जितनी आपकी ब्रांचेस है सबका निकलेगा ऑल इंडिया बेसिस अंडर कॉमन पेन। ऑल ओवर इंडिया आपकी जितनी ब्रांचेज है जो सेम पेन नंबर में, ऑल ओवर इंडिया आपकी जितनी ब्रांचेज है जो सेम पेन नंबर में है, सेम पेन नंबर में उनका निकलेगा। याद रखना एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जाम सप्लाई भी आती है, टैक्सेबल सप्लाई भी आती है, आपने कोई एक्सपोर्ट किया है वो भी आता है। क्या नहीं आता है एग्रीगेट टर्नओवर में? एग्रीगेट टर्नओवर हमेशा एक्सक्लूडिंग जीएसटी निकलता है, और एग्रीगेट टर्नओवर हमेशा निकलेगा एक्सक्लूडिंग एक तो जीएसटी, और एक आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर निकलेगा उसमें आप नहीं लोगे इनवर्ट सप्लाई टैक्सेबल अंडर आरसीएम। अगर आपने कोई इनवर्ट सप्लाई ली है जो टैक्सेबल अंडर आरसीएम है तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा। पहले आप एग्रीगेट टर्नओवर में समझ लो सब आएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई आएगी, इंटर स्टेट सप्लाई आएगी, एग्जाम सप्लाई आएगी, टैक्सेबल सप्लाई आएगी, एक्सपोर्ट आएगी, ऑल इंडिया बेसिस पर आएगा। और एग्रीगेट टर्नओवर में इनवर्ट सप्लाई ऑन आरसीएम नहीं आएगा और जीएसटी नहीं आएगा। ऐसे करके पहले आप बंदे का क्या निकाल लो, ऐसे करके आप बंदे का पहले क्या निकाल लो, एग्रीगेट टर्नओवर निकाल लो। अब एग्रीगेट टर्नओवर में दो नोटिफिकेशंस आए हुए हैं वो भी अपने को ध्यान रखने हैं। एग्रीगेट टर्नओवर में एक और चीज नहीं आएगी, एग्रीगेट टर्नओवर में एक्सक्लूड है। क्या एक्सक्लूड है? वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ, प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लोन्स और एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, और एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स फॉर कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ, फॉर कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ, पूरा लिख दिया ये मैंने, फॉर कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। तो बेटा यही क्लैरिटी मेरे को आपको सबसे ज्यादा जरूरी थी देना। आज मान लीजिए मैंने किसी को लोन दिया या मैंने कोई डिपॉजिट्स कराए, अब उस लोन पर या डिपॉजिट पर मैंने कोई इंटरेस्ट या डिस्काउंट अर्न कर लिया, तो वो इंटरेस्ट या डिस्काउंट भी, वो इंटरेस्ट या डिस्काउंट भी मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में एक्सक्लूड है। सिंपल याद रखो, क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट या डिस्काउंट देगा तो एग्रीगेट टर्नओवर में मत लीजिए, जीएसटी एग्रीगेट टर्नओवर में मत लीजिए, इनवर्ट सप्लाई टैक्सेबल अंडर आरसीएम भी एग्रीगेट टर्नओवर में मत लीजिए। एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस पर निकालिए, एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस पे निकालिए, अंडर कॉमन पेन निकालिए। एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जाम सप्लाई भी आएगी, टैक्सेबल सप्लाई भी आएगा, एक्सपोर्ट भी आएगा।
पहले तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन क्लियर होना चाहिए। और एक बात और याद रखना, आप मान लो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और आपने रजिस्ट्रेशन कराने से पहले भी कोई माल बेचा है, वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। तो याद रखना, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई, aggregate turnover includes value of supply made up to the date, person becomes liable for registration। जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए, उस डेट तक भी अगर आपने कोई सप्लाई करी है, मतलब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, आपने रजिस्ट्रेशन से पहले भी कोई अगर सप्लाई करी है, तो वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। अब लॉ बोला पहले तो देखो आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालना आना चाहिए, और क्वेश्चन इसमें क्या प्रैक्टिकली आएगा, थ्योरी नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं, कि भैया सिंपल अपनी मैथ्स रखिए, पहले एग्रीगेट टर्नओवर निकालना सीख लीजिए। एग्रीगेट टर्नओवर में ऑल इंडिया का टर्नओवर आएगा, एग्जाम टर्नओवर आएगा, टैक्सेबल टर्नओवर आएगा, एक्सपोर्ट आएगा, जीएसटी नहीं आएगा, इनवर्ट सप्लाई टैक्सेबल अंडर आरसीएम नहीं आएगी, इंटरेस्ट और डिस्काउंट नहीं आएगा। और अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हुए तो रजिस्टर्ड होने से पहले जो माल बेचा है वो भी आएगा। अब आपने बंदे का प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर निकाला, तो लॉ बोला अगर आप, सिंपल बोल रहा हूं मैं तो, अगर आप अरुणाचल प्रदेश में हो, अगर आप अरुणाचल प्रदेश में हो, आप उत्तराखंड में हो, और ईस्ट के सारे स्टेट्स सारे आ जाएंगे, मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मेघालय, नागालैंड, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, सिक्किम और त्रिपुरा सारे ईस्ट के स्टेट्स, और एक उत्तराखंड, इनमें एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है 75 लाख। तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 75 लाख है प्रीसीडिंग ईयर का, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। फॉर रिमेनिंग स्टेट्स 1.5 करोड़ की लिमिट है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 1.5 करोड़ है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम ऑफ गुड्स। एक तो ये आपने को आना चाहिए, ठीक है। और सर्विसेज में क्या लिमिट चलती थी याद है, सर्विसेज साथ की साथ कर रहे हैं। अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो, अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो तो क्या रूल होता था, एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेम है, ध्यान रखिए। एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो तो भी जो टर्नओवर निकल रहा है वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ही निकल रहा है, और यहाँ पे स्टेट वाइज कोई अलग अलग कैलकुलेशन नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल रूल ये है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख या उससे कम है, आपका अगर एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख या उससे कम है, तो बस आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हैं। मतलब अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं तो आपके ऊपर ये दो लिमिट हो गई, और मैंने एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन आपको समझाई दी। और अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस है तो 50 लाख की लिमिट हो गई। अब जीएसटी की रेट क्या है, ये भी बड़ा इजी है, देखो एक ही सिंगल टेबल में बना रखी है। मैन्युफैक्चरर के ऊपर 1% ऑफ टर्नओवर है। रेस्टोरेंट सर्विस भी याद रखिए गुड्स के लिए ही है, गुड्स वाली कैटेगरी में ही कवर्ड है, वहां पे 5% ऑफ टर्नओवर है। और अदर्स, अदर्स में कौन आएगा, होलसेलर्स, ट्रेडर्स, रिटेलर्स। अदर्स में कौन आ रहा है, अदर्स में बेटा आपके होलसेलर्स आ जाएंगे, आपके ट्रेडर्स आ जाएंगे। तो ये जो अदर्स हैं इनके ऊपर 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज है, बस ये ध्यान रखने वाली बात है। मैन्युफैक्चरर में टोटल टर्नओवर का 1% है, इस 1% में एग्जाम सप्लाई भी जुड़ी रहेगी, मतलब इस टर्नओवर में इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई आप टर्नओवर निकाल रहे हो। यहां पे 5% में भी इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई आप टर्नओवर निकाल रहे हो।
इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई आप टर्नओवर निकाल रहे हो, और यहां पर एग्जाम सप्लाई नहीं इंक्लूड होगी। यहां पे एग्जाम सप्लाई, यहां पर एग्जेम्प्ट जो अपनी सप्लाई है वो इंक्लूड नहीं होगी। टैक्सेबल सप्लाई का अपने को 1% करना है। समझ में आ गई बात? और रेस्टोरेंट सर्विस में याद रखना, गुड्स वाली स्कीम लग रही है, सर्विस वाली स्कीम नहीं लगाओगे। सर्विसेज की स्कीम बाकी सब सर्विस के लिए है, ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विस। और रेस्टोरेंट सर्विस में भी टर्नओवर का 6% जीएसटी होगा। अब यहां पे भी अगर आप ध्यान दोगे तो टर्नओवर वर्ड लिखा हुआ है, यहां पर भी आप ध्यान दोगे टर्नओवर वर्ड लिखा हुआ है, 6% ऑफ टर्नओवर। यहां पे भी टैक्सेबल टर्नओवर वर्ड नहीं लिखा, तो यहां पे भी टोटल टर्नओवर है। सिर्फ ये जो होलसेलर ट्रेडर वाला केस है, यहां पे 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर है, मतलब एग्जाम सप्लाई इसमें अपने को नहीं लेनी है। ठीक है, ये बड़ा इजी है, छोटी छोटी बातें। कॉम्पोजिशन स्कीम में देखो, अब पहले तो ये मेन आप लर्न करो, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल नहीं है। कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल नहीं है? रजिस्टर्ड पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम ऑफ गुड्स, सप्लायर एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स, यानी नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाईज करते हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हो गई पेट्रोल डीजल, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, इंटर स्टेट परचेजेस में प्रॉब्लम नहीं है, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज करते हो, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर कोई भी पर्सन गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा है थ्रू एन इको, इको के थ्रू आप गुड्स सर्विस सप्लाई करते हो, आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश एग्रीगेट, फ्लाई एश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील या बिल्डिंग ब्रिक्स, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एलिजिबल नहीं है, एनआरटीपी एलिजिबल नहीं है, और यही सेम सर्विसेज के लिए भी है। और कुछ अदर पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, ये याद रखो सर। क्यों? अब सर याद रखना, कॉम्पोजिशन स्कीम में दो बातें मेन बोल रहा हूं। कॉम्पोजिशन डीलर, रिसिपिएंट जिसको माल बेच रहा है, उससे जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा। टैक्स शेल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। कॉम्पोजिशन डीलर को जीएसटी अपनी पॉकेट से भुगतना पड़ता है, क्योंकि कॉम्पोजिशन डीलर रिसिपिएंट से जीएसटी नहीं ले सकता, तो वो टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं कर सकता, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा इंस्टेड ऑफ टैक्स सप्लाई। तीसरा, कॉम्पोजिशन डीलर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। चौथा, कॉम्पोजिशन स्कीम में यूनिफॉर्मिटी होती है, या तो आप ऑल इंडिया कॉम्पोजिशन स्कीम लो, या एक भी ब्रांच अगर रेगुलर स्कीम में चली गई तो पूरे इंडिया की सभी ब्रांचेस रेगुलर स्कीम में जाएंगी। कॉम्पोजिशन स्कीम इफ अवेल्ड shall include all registered persons having same PAN। ठीक है, तो ये मेन एक तो अदर पॉइंट्स याद रखो इसमें। एक ये याद रखो, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल कौन नहीं है, ये मेन यही बातें। कॉम्पोजिशन स्कीम की रेट और टर्नओवर की लिमिट, आप ज्यादा इसको हवा मत मचाया करो। और एक एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन याद रखो। मैं फिर बोल रहा हूं, एक तो ये पूरा जो पेज आपको नजर आ रहा है ये आप लर्न करो, एक आप रेट ऑफ टैक्स लर्न करो, और एक एलिजिबल कौन नहीं है ये लर्न करो। कॉम्पोजिशन स्कीम में सबसे मेन यही है। और सर्विस और गुड्स की नॉन एलिजिबिलिटी सेम है बिल्कुल, कोई इतना कोई कोई फर्क नहीं है। और एक आखिरी बात ये वाली याद रखो, एक आखिरी बात ये याद रखो जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताया। कॉम्पोजिशन स्कीम में आप रिसिपिएंट से जीएसटी नहीं ले सकते। रिसिपिएंट से जीएसटी क्योंकि आप नहीं ले सकते, क्योंकि आप रिसिपिएंट से जीएसटी नहीं ले सकते, क्योंकि आप रिसिपिएंट से जीएसटी नहीं ले सकते, तो जो आप टैक्स कलेक्ट करोगे, जो आप टैक्स कलेक्ट करोगे वो आप रिसिपिएंट से नहीं करोगे, इसीलिए आप टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहे हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉम्पोजिशन डीलर ले नहीं सकता। और ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पोजिशन स्कीम ऑल इंडिया के लिए ली जाती है। ऐसा नहीं है कि एक ब्रांच पे कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली और एक पे रेगुलर ले ली, एक पे रेगुलर ले ली सब पे रेगुलर लो, नहीं तो सब पे कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी पड़ेगी।
बताइए बच्चों, आया नहीं आया? आ गया? यस। यस सर। यहां पर आकर बच्चों मेरी तरफ सर। से होता है चैप्टर नंबर 3 का एक क्विक रिवीजन। अगर आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ने में थोड़ा भी दिक्कत आए, टाइम कंज्यूमिंग लगे, सिर्फ ये समरी नोट्स में से पढ़ लेना, ठीक है?